सपोज कीजिए आप पूरा मन लगा के 7-8 घंटे के लिए पढ़ने बैठते हैं। आपने लेक्चर देख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लिया और नोट्स भी बना लिए और लग भी रहा है कि जैसे सब कुछ याद हो गया क्योंकि चैप्टर आपके माइंड में घूम रहा है। और नेक्स्ट डे जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो अचानक से आपका ब्रेन एकदम ब्लैंक एंड यू वर लाइक कि ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये सब तो मैंने कल ही इतने अच्छे से पढ़ा था और मुझे सब कुछ याद भी था। और इसकी वजह से काफ़ी बच्चे अपने अंदर एक फॉल्स बिलीव भी डेवलप कर लेते हैं कि शायद पढ़ाई मेरी बस की बात नहीं, या मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मेरी मेमोरी में कोई डिफेक्ट है। तो क्या सच में कमी आपके अंदर है या आपके पढ़ने के तरीके में? तो वीडियो के लास्ट तक वो मेथड समझेंगे जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए, और इसके पीछे की हल्की फुल्की साइंस। तो इमेजिन कीजिए आप किसी प्रोफेशनल प्लेयर को गेम खेलते हुए देखते हैं। आपने उसका हर एक बटन कॉम्बिनेशन, हर एक मूव को अच्छे से मेमोराइज कर लिया, लेकिन जब आपके हाथ में एक्चुअल में कंट्रोलर दिया जाता है तो 30 सेकंड में गेम ओवर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है और किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को देखना एक पैसिव प्रोसेस है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने सिर्फ देख करके बाइक चलाना सीख ली? और अगर ऐसा होता तो फिर मैं यूट्यूब पे देख के जेट उड़ाना सीख जाता। तो बार बार एक ही चीज़ को देखने से आप उससे फैमिलियर तो हो जाते हैं। जैसे आप सेम चैप्टर को बार बार रीड करें तो आप वर्ड्स से, सेंटेंसेस से फैमिलियर तो हो जाएंगे और आपका ब्रेन क्यूज भी देगा कि आई नो दिस, आई हैव लर्न दिस, और एक फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। लेकिन एक्चुअल लर्निंग नहीं होती। और ये मेरे खुद के साथ भी होता था कि अगर मैंने कोई चैप्टर 3-4 बार पढ़ लिया और अगली बार मैं उसको पढ़ने बैठा तो देख के लगता है ये सब तो मुझे आता है, ये सब तो मुझे याद है, और जब एग्जाम में लिखने की बारी आई तो मैक्सिमम 50% ही याद आता है। तो इसको बोलते हैं इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन से फेमिलियर हैं, आप इस इन्फॉर्मेशन को पहचानते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं है। तो चीज़ों को पहचानना और चीज़ों को याद रखना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक स्टडी में स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और दोनों ग्रुप स्टूडेंट्स के पास एक दिन था एक चैप्टर पढ़ने के लिए। तो ग्रुप ए स्टूडेंट्स को अलाउ था कि लेक्चर देखने के बाद वो जितनी बार चाहें नोट्स को रीड कर सकते हैं। तो ग्रुप ए स्टूडेंट्स के लिए वर्क फ्लो कुछ इस तरह से था, लेक्चर, रीड रीड रीड। लेकिन ग्रुप बी स्टूडेंट्स लेक्चर देखने के बाद सिर्फ एक ही बार नोट्स को रिव्यू कर सकते थे। तो ग्रुप बी स्टूडेंट्स ने लेक्चर देखने के बाद अपना सारा दिन इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में स्पेंड किया, यानी कि जो भी चीज़ें उनको लेक्चर से याद आ रही थी वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ब्लैंक पेपर पे लिखने की कोशिश की और दिन के लास्ट में एक बार नोट्स को रिव्यू करके अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया। तो 24 घंटे के बाद जब एग्जाम लिया गया तो गैस कीजिए किस ग्रुप ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो ग्रुप ए स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर था 57% और ग्रुप बी स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर था 79%। तो ग्रुप ए स्टूडेंट्स अपने आप को इन्फॉर्मेशन से बस एक्सपोज कर रहे थे, वो चैप्टर को पढ़ते फिर दोबारा पढ़ते फिर दोबारा पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सामने ही थी तो ब्रेन को कोई स्ट्रगल नहीं करना था। तो ग्रुप बी स्टूडेंट्स ने ऐसा क्या खास किया? तो ग्रुप बी स्टूडेंट्स जब इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे थे तब उनके ब्रेन में कुछ बहुत फैसिनेटिंग हो रहा था। तो ब्रेन जो स्ट्रगल फील कर रहा है इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, वो एक्चुअल में लर्निंग का पार्ट है। तो ग्रुप बी स्टूडेंट्स में दूसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग इवेंट था जब उन्होंने नोट्स को रिव्यू करके अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया। तो जब आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तब आपका ब्रेन प्रिडिक्शन जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, विच हार्मोन ट्रिगर ओवुलेशन, और आपके ब्रेन ने प्रिडिक्ट किया प्रोजेस्टेरोन, और जब आपने बुक चेक की तो आंसर निकला LH। तो आपके ब्रेन को एक फीडबैक मिला कि करेक्ट आंसर LH है, और इसी मिसमैच को जो प्रिडिक्शन और एक्चुअल आंसर में है इसी को बोलते हैं प्रिडिक्शन एरर। तो यहाँ पे आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, इसको अपडेट की जाए। तो क्योंकि इस प्रोसेस में इमोशंस और एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, अब आप सिर्फ LH को पहचानते नहीं हैं, आपको पता है कि इसकी वजह से आपको एक मार्क्स कम मिला था और इसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसीलिए मिस्टेक्स भी यूजफुल है, बट ओनली व्हेन दे आर फॉलोड बाई फीडबैक एंड करेक्शन। और इसीलिए जब मैंने पहली बार नीट दिया तो मैंने टेस्ट तो काफ़ी सारे दिए लेकिन मेरा स्कोर कभी इंप्रूव नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी मिस्टेक्स को बैठ के एनालाइज नहीं किया। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि मिस्टेक्स का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते। तो अगर आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और 5 गलत हैं और आपने कभी चेक नहीं किया कि ये 5 गलत क्यों हैं और इनका सही आंसर क्या है, तो आपने मिस्टेक से कुछ लर्न नहीं किया और फ्यूचर में भी आप सेम मिस्टेक करते रहेंगे। तो आपकी लर्निंग साइकिल कुछ इस तरह दिखनी चाहिए: रीड, रिट्रीव, मिस्टेक, एनालाइज, करेक्शन एंड रिट्रीव अगेन। तो अब तक हमने 2 चीज़ सीखी, एक्टिव रिट्रीवल एंड मिस्टेक एनालिसिस। तो सपोज कीजिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा जिसका एग्जाम 1 महीने के बाद है, तो भले ही आपने इसको एक्टिव रिट्रीवल और मिस्टेक एनालिसिस के थ्रू लर्न किया हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आपको इसका 20% भी याद रहे। तो सिर्फ एक्टिव रिट्रीवल काफ़ी नहीं है लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए। बात करते हैं उस मेथड की जो एक्टिव रिट्रीवल को लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव बनाता है,
विच इज़ स्पेस रिपीटिशन। 18th सेंचुरी के लास्ट में साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने सिंगल हैंडेडली मेमोरी साइंस फील्ड को डेवलप किया और इनकी स्टडीज़ में ये खुद ही पार्टिसिपेंट थे, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नॉनसेंस नंबर वैल्यू की लिस्ट को याद किया और इसी बेसिस पे डेवलप किया फॉरगेटिंग कर्व, और जिसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन वक्त के साथ कितनी इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाता है। तो अपनी स्टडीज़ में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लॉन्ग लिस्ट को याद करने के लिए नंबर ऑफ रिपीटिशन कम लगे जब इन्होंने रिपीटिशन के बीच में गैप रखा। जैसे एक लॉन्ग लिस्ट को परफेक्टली याद करने के लिए इन्होंने पहले दिन 68 रिपीटिशन और दूसरे दिन 7 रिपीटिशन लिए, लेकिन जब इस रिपीटिशन को इन्होंने 3 दिन में स्पेस आउट किया तो सिर्फ 38 रिपीटिशन में इन्होंने सेम परफेक्शन हासिल किया। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। रिसर्चर रॉबर्ट और एलिजाबेथ बिजॉक ने बताया कि जितना ब्रेन इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में स्ट्रगल करेगा उतनी अच्छी मेमोरी बनेगी या लर्निंग होगी, यानी कि जितना ब्रेन को स्ट्रगल करना पड़ेगा चीज़ों को याद करने में उतने अच्छे या उतने स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भूलना। यस, आपने सही सुना, फॉरगेटिंग। तो जैसे अगर आप किसी टॉपिक को सेम डे रिवाइज करते हैं तो ऐसा करना काफ़ी आसान होगा, और क्योंकि ब्रेन को इसमें कोई एफर्ट भी नहीं करना तो न्यूरल कनेक्शंस भी स्ट्रांग नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप वेट करते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन को भूलने लगेंगे और रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगा, और जितना ज़्यादा मुश्किल रिट्रीवल उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे। तो यही वजह है जिसकी वजह से स्पेस रिपीटिशन काम करता है। लेकिन याद रखिए, स्पेस रिपीटिशन में इतना गैप नहीं होना चाहिए कि आप सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाएं और कुछ भी रिट्रीव ना कर पाएँ। तो प्रैक्टिकल पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है: लर्न रिट्रीव ऑन डे 1, ऑन डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 30। लेकिन याद रखिए, ये कोई बायोलॉजिकल लॉ नहीं है, बस आपको इतना स्पेस रखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में स्ट्रगल करना पड़े, ना कि इतना कि आप पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन भूल ही जाएं और कुछ भी रिट्रीव ना कर पाएँ। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको कुछ इस तरह दिखेगा: पहले पढ़ना और समझना है, फिर एक्टिवली रिकॉल या रिट्रीव करना है और साथ साथ में मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, उसके बाद फिर दोबारा उसी दिन रिट्रीव करना है, फिर इतना गैप देना है कि आप हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन को भूलने लगे, आपकी मेमोरी वीक होने लगे, और फिर दोबारा रिट्रीव करना है और दोबारा मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ रीडिंग से आप इन्फॉर्मेशन को पहचानने लगते हैं, आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, लेकिन स्पेस रिट्रीवल से आप इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड आई एम आकिब सादिक, अंटिल नेक्स्ट टाइम।